क्यों नहीं हो रही कमाई? मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टर्स की तो कमी नहीं है, हर कोई अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर बोलता है। किसी भी एसेट में बाय करने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी एसेट में जब आप एंट्री कर रहे हो वो सही है या गलत। 140 लोग कितना रुपए जीतेंगे? 1-1 करोड़। कि ये गेम स्किल का है या लक का है? पीपल लाइक टू बाय एसेट्स विच इज लेस देन देयर वर्थ। ये होता है जब हम डेटा को ओवर एनालाइज करते हैं। मैंने आपको कोई फालतू का डेटा दे दिया और आप उस डाटा में फंस गए। हर कोई पीवाई के बारे में बात करता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो इतनी भी न्यूज खोल के देखते होगे, सब में पीवाई के बारे में बात करते हैं। 90% ऑफ द मार्केट में पीवाई नहीं काम करता। पीई और पीईजी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इज अ स्कैम। 1 करोड़ लोग आंख बंद किए हुए रैंडमली स्टॉक्स चूज करते हैं, तो 1 करोड़ लोगों का ग्राफ यही होना चाहिए। अगर वो अपनी आंखें बंद करके भी इन्वेस्ट करते हैं तो 12 से 20% रिटर्न बनाते हैं 1.5% लोग, और जो 20% से ज्यादा रिटर्न कमाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0.1%। तो किसी कंपनी की अगर आरओसी साइकिल ये है तो एक कहावत है, ट्रीज डोंट ग्रो टू स्काई, तो ट्रीज हैव टू लिव ऑन अर्थ। मैं एआई में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बोल सकता हूँ बस। हेलो एवरीवन, ये सेशन है हाउ टू मेक मनी एज एन इन्वेस्टर, एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर और एज एनी इन्वेस्टर एनीवेयर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये समझेंगे कि विच इज़ दैट वन फैक्टर जो किसी भी इन्वेस्टर को प्रॉफिटेबल बनाता है। राइट मेरा नाम है निखिल गांगिल एंड हम इस सेशन को चालू करते हैं। किसी भी एसेट में बाय करने से पहले एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर आप किसी भी चीज़ को बाय करना चाहते हो, मैं कहता हूँ मेरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का नाम है कुछ भी हो सकता है, बलेनो 2026 मॉडल, एंड मैं उसको बेचना चाहता हूँ, तो क्या क्वेश्चन होगा आपका सबसे पहले? मुझे क्या क्वेश्चन होगा? कितने किलोमीटर चली? ओके, क्या प्राइस है? प्राइस। राइट मैंने बलेनो 2026 मॉडल बता दिया, तो उसके बाद सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका वो होगा प्राइस। प्राइस से डिसाइड होता है कि कोई भी एसेट में जब आप एंट्री कर रहे हो वो सही है या गलत है। मतलब ये कि अगर बलेनो 2026 मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 8 लाख मेरी बाइंग प्राइस है और मैं आपको 6.5 लैक्स में दे सकता हूँ, तो दैट कैन बी अ वेरी गुड डील फॉर यू। एंड अगर मैं इसको यही 10 लाख रुपए मांगता हूँ तो आप बोलोगे यार मुझे नहीं खरीदना, और अगर आप खरीदते भी हो तो दिस विल बी अ वेरी बैड डील फॉर यू। राइट तो किसी भी एसेट को बाय करने से पहले एक ही क्वेश्चन सामने आता है कि वो एसेट किस प्राइस पर खरीदा गया है, और एसेट्स को सही प्राइस पर बाय करना या फिर रीजनेबल प्राइस पर बाय करना या रीजनेबल प्राइस से भी नीचे बाय करना, इसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। 100 रुपये की चीज़ को आपने 50 रुपये पर खरीद लिया, 250 करोड़ की कंपनी को 150 करोड़ के मार्केट कैप पर खरीद लिया, 15,000 करोड़ की कंपनी को आपने 13,000 करोड़ के मार्केट कैप पर खरीद लिया। यही आपकी मार्केट में एज है। अब वैल्यू इन्वेस्टर बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग चलता है, ग्रोथ इन्वेस्टर्स बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग चलता है, मोमेंटम इन्वेस्टर्स बोलते हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग चलता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले लोग बोलते हैं कि बाइंग चलती है, पुट लेने वाले बोलते हैं पुट चलता है, कॉल लेने वाले बोलते हैं कॉल चलता है। तो इसको किस तरह से स्टैटिस्टिकली प्रूव किया जाए कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली चलती है? राइट तो ये एक एग्जाम्पल है। एक अगर कॉइन टॉस का कंपटीशन किया जाए इस भारत देश में, इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, और उनको ये बोला जाए कि आपको घर से 1 रुपये का सिक्का लेके आना है और हर किसी के साथ एक कॉइन टॉस कंपटीशन करना है। मतलब ये 140 करोड़ लोग हैं, 70 करोड़ लोग 70 करोड़ लोगों के साथ कॉइन टॉस का कंपटीशन करेंगे। उसमें से कितने लोग जीतेंगे? 70 करोड़। फिर 70 करोड़ लोग आपस में कॉइन टॉस का कंपटीशन करेंगे, 35 करोड़। 35 करोड़ से फिर 17.5 करोड़, 17.5 करोड़ से इस तरह से होते आफ्टर 23 स्ट्रेट विन देयर विल बी 140 पीपल पूरे देश में जो 1-1 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। 140 करोड़ लोग एक रुपए लेकर आए तो टोटल 140 करोड़ का पूल हो गया। 140 लोग कितना रुपए जीतेंगे? 1-1 करोड़ एट द एंड। राइट तो अगर मैं आपको ये डेटा दूं कि 140 करोड़ लोगों से हमने चालू किया और 140 लोग 1-1 करोड़ रुपए जीते, और मैं आपसे बोलूं कि ये गेम स्किल का है या लक का है, तो आपका आंसर क्या होगा? लक बेस्ड गेम है। आपको भी ऐसा लगता है? ओके अब मैं आपको एक डेटा और प्रोवाइड करता हूं इसमें। 140 में से मैं आपको इनका
डिस्ट्रिक्ट या इनकी सिटी का डेटा प्रोवाइड करना चाहता हूँ, राइट। वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं। 2 लोग बेंगलोर से करते हैं, 2 लोग शिलोंग से करते हैं, 2 लोग शिमला से करते हैं, 2 या 3 लोग हैं मुंबई से करते हैं, 2-3 लोग पुणे से करते हैं, 4-5 लोग हैदराबाद से करते हैं, 2 लोग भोपाल से, 2 लोग दिल्ली से, और 78 लोग ग्वालियर से करते हैं बिलोंग। अब इस डेटा को देखने के बाद सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है। सबसे पहले तो ये दिमाग में आएगा कि ग्वालियर वाले कुछ तो चीटिंग कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले तो यही आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरे साल फिर सेम कंपटीशन करेंगे, सेकंड ईयर भी। सेकंड ईयर भी मान लो इसी तरह का कोई डेटा आता है, 140 लोगों में से कुछ 83 या फिर लेट्स से 67, कुछ भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर ग्वालियर से आते हैं। वहाँ से आपके दिमाग में क्या आना चालू होगा कि ग्वालियर वाले कुछ तो ऐसा हैक है, राइट। अभी भी आप इसको स्किल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कुछ तो ऐसा हैक है जो इनको पता है, हमें नहीं पता है, क्योंकि 2 स्ट्रेट ईयर्स में ऐसा हुआ है, राइट। ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स प्रूव करते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में हैक है। अगर गेम है तो उसका हैक भी अवेलेबल है। वही हैक इन्वेस्टिंग में वैल्यू इन्वेस्टिंग है। और ये प्रूव किया गया जब आज से 50-60 साल पहले जब एक स्टडी हुई यूएसए में, टॉप 1000 फंड मैनेजर्स, एडवाइजर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, टॉप रिटेल इन्वेस्टर्स को जब ट्रैक किया गया और उनकी अंदर एक कॉमन चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश हुई या उनकी कॉमन क्वालिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश हुई, तो ये पाया गया कि टॉप 1000 में से 70% नियरली, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज 73.8% पीपल लाइक टू बाय एसेट्स विच इज़ लेस देन देयर वर्थ। मतलब अगर कोई 100 रुपये की चीज़ है तो दे लाइक टू बाय इट एट 80 रुपीज़। सम पीपल कम फ्रॉम मिड कैप सेक्शन, वो मिड कैप कंपनीज खरीदना पसंद करते हैं। कुछ लोग लार्ज कंपनी पसंद करते हैं, कुछ लोग स्मॉल खरीदना पसंद करते हैं, कुछ लोग बॉन्ड मार्केट से भी आते हैं। लेकिन इन सब में कॉमन एक यही है कि वो प्राइस जो देना चाहते हैं वो उस एसेट के वैल्यू से कम देना चाहते हैं। मतलब अगर 100 रुपये की चीज़ है तो वो 80 रुपये पर खरीदने की कोशिश करते हैं। वो क्रैश का वेट करेंगे, वो उसके क्वालिटी का डिटोरिएट होने का थोड़ा सा वेट करेंगे टेम्परेरीली, ताकि एसेट को और सस्ते में खरीद पाएँ, या फिर किसी तरह से डिस्काउंट लेने की कोशिश करते हैं, राइट। और इस बेसिस पर यह डिसाइड किया गया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक्चुअली वर्क्स बाय द लॉ ऑफ एवरेजेस, राइट। तो क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या है। इसको बहुत लेमैन टर्म्स में मैंने समझाने की कोशिश करी है, राइट। लेट्स से आपको 1 kg टोमेटोज़ खरीदना है, राइट। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो और वहाँ पर 1 किलो टमाटर का भाव 70 रुपये। फिर आपको पता चलता है बगल के ही मार्केट में, जो कि एक लोकल मार्केट है, वहाँ पर टोमेटोज़ का भाव 40 रुपीज़ kg है। लोकल मार्केट के ही लास्ट में एक कोई तो बुजुर्ग लेडी बैठी हुई हैं और टमाटर का भाव 10 रुपये में वो टमाटर दे रही हैं, जैसा रेडी टाइप का लगाते हैं ना, वहाँ पर सेम टमाटर 10 रुपये का वो दे रही हैं। नॉट सेम, ऑफ कोर्स नॉट सेम। तो आप कहाँ से टमाटर लेना पसंद करोगे? आपको 1 kg टमाटर घर पे लेके जाना है, राइट। तो शॉपिंग मॉल में 70 रुपये पर kg है, लोकल मार्केट में 40 रुपीज़ पर kg है, और एट द एंड ऑफ लोकल मार्केट एक जो बुजुर्ग महिला है वो 10 रुपये पर kg आपको टमाटर दे रही है। आप कहाँ से टमाटर लेके जाना पसंद करोगे? लोकल मार्केट। अब मैं आपको एक और डेटा सेट देता हूँ। ये जो शॉपिंग मॉल है वहाँ का टमाटर 95% गुड, वेरी गुड टमाटर, बहुत अच्छा टमाटर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। लोकल मार्केट पे 50% टमाटर बहुत अच्छा है और 50% नॉट दैट ग्रेट। एंड ये जो लेडी बेच रही है वहाँ पर सिर्फ 10% टमाटर है जो अच्छा है और 90% टमाटर ख़राब है, राइट। तो अगर मैं इफेक्टिव क्वालिटी की बात करूँ या फिर इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ क्वालिटी टमाटो की बात करूँ, तो शॉपिंग मॉल में इफेक्टिव कॉस्ट टमाटर की 73 रुपये kg है, क्योंकि 95% टमाटर अच्छे हैं। लोकल मार्केट में 80 रुपये पर kg है, बिकॉज 40 डिवाइडेड बाई 50%, एंड फॉर दिस लेडी इट इज़ 100 रुपये पर kg, राइट।
अब आप कहाँ से लेके जाना पसंद करोगे? शॉपिंग मॉल से, शॉपिंग मॉल से, शॉपिंग मॉल से, राइट। चारों का आंसर गलत है, राइट। दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चारों के आंसर गलत है। ये होता है जब हम डेटा को ओवर एनालाइज करते हैं। मैंने आपको कोई फालतू का डेटा दे दिया और आप उस डाटा में फंस गए, क्योंकि आपको कोई इफेक्टिव कॉस्ट मैंने बता दी और वहाँ पर आप टोमेटो की क्वालिटी के बेसिस पर उस पर 70 रुपये का टमाटर लेना आपने ज़रूरी समझा, ना कि 10 रुपये का टमाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट गिव्स यू एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग। बात समझ में आई? चाहे आप मॉल में खरीदो, लोकल मार्केट में खरीदो, या फिर उस बूढ़ी महिला से खरीदो, आपको तो चूज करके ही लेना है ना। तो फर्क ही नहीं पड़ता आप मॉल से ले रहे हो, आपने 10 रुपये पे खरीदा एट द एंड ऑफ द डे। तो ये यूजलेस डेटा में ना पड़ते हुए जो सबसे सस्ता है हम वहां पर जाएं और वहां पर चूज करके खरीदें, तो आपको यहां पर इफेक्टिवली 10 का ही पड़ेगा पर केजी। वो क्या इफेक्टिवनेस है, क्या क्वालिटी है, उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो एक एक देख कर लेना है टमाटर, राइट। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। 5000 नंबर ऑफ कंपनीज हैं। 5000 में से 600 से 700 कंपनीज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अंडर वैल्यूड होती हैं, लेकिन 600 से 700 में से 600 में कोई क्वालिटी नहीं होती है। बट मार्केट आपको एक ऑप्शन देता है, ऑप्शन ऑफ चूजिंग। वो ऑप्शन हमेशा आपके पास है, आपको चूज करना है कि वेदर यू वांट टू बाय और नॉट। एंड दिस इज व्हाई एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क्स। वैल्यू इन्वेस्टिंग में फ़ायदा खरीदते टाइम ही हो जाता है, रियलाइज बाद में होता है जब आप बेचते हो, लेकिन प्रॉफिट आपका खरीदते टाइम ही हो जाता है। अगर आपने 250 करोड़ की कंपनी 150 करोड़ के मार्केट कैप पर खरीद लिया तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हो। बट जब मार्केट उसको रियलाइज़ करेगा अपनी गलती को, या फिर उसमें री रेटिंग होगी, 250 करोड़ की कंपनी 450 करोड़ की होगी, तो 150 करोड़ का 450 करोड़ होगा, तो आपका 3 गुना बनेगा। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग में हमेशा याद ये रखना है कि प्रॉफिट खरीदते टाइम होना चाहिए, राइट। अब सवाल ये उठता है, तो अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग इतनी ही सरल है कि जो बाजार में 70 रुपये का टमाटर है हमें 10 रुपये का मिल रहा है और हमको वो खरीदना है, तो क्वेश्चन एक बहुत बड़ा खड़ा होता है, क्यों नहीं हो रही कमाई? मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टर्स की तो कमी नहीं है, हर कोई अपने आप को वैल्यू इन्वेस्टर बोलता है, तो फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? 80% लोग लॉस करके बैठे हैं, ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टर हैं। इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 आंसर हैं। पहला है नॉलेज ट्रैप, दूसरा है बिहेवियर ट्रैप, और तीसरा है डेटा एनालिसिस ट्रैप। नॉलेज ट्रैप क्या है? ऐसी कुछ चीज़ें जो इन्वेस्टर्स को पढ़ा दी जाती हैं, रॉन्ग टीचिंग्स। फिजिकल ट्रैप से निकलना बहुत आसान है, इमोशनल ट्रैप से भी निकलना आसान है, लेकिन कभी अगर आपको एजुकेशन गलत दे दी जाए तो उस ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर CA CFA MBAs को कुछ ऐसे रेशियोज़ पढ़ा दिए जाते हैं, उसकी वजह से वो कभी उस नॉलेज ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते, और वैल्यू इन्वेस्टिंग उनको लगता है कि वो कर रहे हैं, बट उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। दूसरा है बिहेवियर ट्रैप, जिसमें ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे होते हैं, और तीसरा है डेटा एनालिसिस ट्रैप। क्या है ये ट्रैप? नॉलेज ट्रैप। नॉलेज ट्रैप की हम बात करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में एक रेशो सिखाया जाता है, P/E। हर कोई P/E के बारे में बात करता है। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो जितनी भी न्यूज़ खोल के देखते होगे सब में P/E के बारे में बात करते हैं, इंडेक्स के P/E के बारे में बात करते हैं। क्या होता है P/E? P/E है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग के बारे में बोला जाता है कि अगर लोअर प्राइस टू अर्निंग है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और हायर प्राइस टू अर्निंग है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। लोअर प्राइस टू अर्निंग पर खरीदना है, हायर प्राइस टू अर्निंग पर बेचना है, अंडर वैल्यूड खरीदना है, ओवर वैल्यूड बेचना है, राइट। यही सबको समझाया जाता है। 90% ऑफ द मार्केट में P/E नहीं काम करता, ये बताया नहीं जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी कंपनी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई स्मॉल कैप मिड कैप का एग्जांपल मैं नहीं ले रहा हूँ। अगर प्राइस टू अर्निंग हैज़ टू वर्क, इट मीन्स आपको लोअर प्राइस टू अर्निंग पर खरीदना है और हायर प्राइस टू अर्निंग पर बेचना है, और उसमें आपका मुनाफा बच जाना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, ये देख लेते हैं। 2014 में अगर लोअर प्राइस टू अर्निंग पर मैं
खरीदता हूँ और हायर प्राइस टू अर्निंग पर बेचता हूँ तो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस टू अर्निंग नियरली 25 के आसपास है और स्टॉक अभी अभी बॉटम से निकला हुआ है। एवरीवन विल टेल यू नॉट टू बाय हियर, क्योंकि स्टॉक एक ओवर वैल्यूड स्टॉक है, अच्छे प्राइस टू अर्निंग है, अभी अभी प्रीमियम प्राइस टू अर्निंग है, अभी अभी जो लॉस मेकिंग कंपनी थी अभी अभी प्रॉफिट मेकिंग हुई है, और आपको हर कोई बोलेगा यहाँ पर आपको बाय नहीं करना है। लेकिन ये स्टॉक करीब करीब 2 से 2.5 टाइम्स हो जाएगा आने वाले 6 से 9 महीने में। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो प्राइस टू अर्निंग करीब करीब 7 और 8 है, हर कोई आपको बोलेगा यहाँ पर आपको बाय करना है। न्यूज़ आर्टिकल्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, एवरीवन विल टेल यू टू बाय हेयर, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग कम है। लेकिन अगर आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस ने टॉप बनाया है, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट जो हमें सिखाया गया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग करीब करीब 40 है यहाँ पर, हर कोई बोलेगा इस कंपनी से निकल जाओ, बहुत ओवर वैल्यूड है, अभी अभी लॉस मेकिंग भी थी और पिछले 6 साल में कोई पैसा नहीं बना है, आप स्टॉक से निकल जाओगे, या अगर आपने बाय किया होगा पहले, और या फिर आप उसे नहीं खरीदोगे, स्टॉक 3 गुना हो जाएगा 6 से 9 महीने के अंदर। और यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग इसका 3 है। हर कोई बोलेगा कि आप इस स्टॉक में घुसो, बहुत अंडर वैल्यूड है, और आप यहाँ पर बाय करोगे और सेम स्टोरी आपके साथ होगी। ये स्टॉक करीब करीब 60 से 70% करेक्ट हुआ, पहले भी, उससे पहले भी, और यहाँ भी ये 60 से 70% करेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है प्राइस टू अर्निंग ऑफ 3 पर। तो ऐसा क्यों होता है? इंडियन स्टॉक मार्केट एक बहुत छोटा मार्केट है, एक इमर्जिंग मार्केट है, और यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग काम नहीं करता है क्योंकि अर्निंग्स वॉलेटाइल हैं। प्राइस टू अर्निंग में प्राइस तो होता ही है, अर्निंग्स भी होती है। यहाँ पर हम क्या एज्यूम करते हैं ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टर, कि प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस टू अर्निंग बढ़ेगा, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा, प्राइस घटेगा प्राइस टू अर्निंग भी घटेगा, स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ वो डिस्काउंट करते हैं कि जब अर्निंग भागती है तो प्राइस टू अर्निंग अपने आप डिफ्लेट हो जाते हैं, और अर्निंग्स जब गिरती है तो प्राइस टू अर्निंग अपने आप इन्फ्लेट शो करने लगते हैं। तो ये बहुत बार आपको पी/ई में एक आर्टिफिशियल नंबर्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब कि वो स्टॉक बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा वो प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पर दिख रहा है। और चूंकि इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, 90% स्टॉक्स इसी कैटेगरी में आते हैं। प्राइस टू अर्निंग कहाँ काम करता है? मैच्योर्ड मार्केट्स में, जहाँ पर अर्निंग्स प्रेडिक्टेबल भी है और उनका ग्रोथ रेट भी एक एस्टिमेटेड तरीके से चलता है। मोस्टली वो भी वहाँ पर भी रिटेल मोस्टली सेगमेंट में। जब प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं तो PEG करके एक रेशो भी आता है। ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टर्स जो PE में ऑलरेडी ट्रिक्ड हो चुके हैं वो माइग्रेट करते हैं PEG में। PEG साउंड्स वेरी इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि ऐसा स्टॉक जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और प्राइस टू अर्निंग 40 पर ट्रेड कर रहा है, मैं उस स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ एज लॉन्ग एज ग्रोथ रेट भी 40% है। PEG का मतलब है प्राइस टू अर्निंग डिवाइडेड बाय 3 ईयर ग्रोथ, राइट? इट साउंड्स वेरी इंटेलिजेंट। ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टर्स, ज़्यादातर यूट्यूबर्स इस रेशो को ही पढ़ाते हैं, बट ये भी एक बहुत बड़ा नॉलेज ट्रैप है। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर शेयर किया है अशोक लेलैंड का। 3 दिन पहले ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, तब से ही अभी तक 15% करेक्ट हो चुका है। प्राइस टू अर्निंग है इसका 31, PEG इसका 0.11 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ इसका 284% प्रॉफिट ग्रोथ है, राइट? मार्केट कैप 1,13,000 करोड़ है। तो अगर आप करंट क्रेडेंशियल्स देखोगे तो नेट प्रॉफिट 3,586 करोड़ है, मार्केट कैप 1,13,000 करोड़ है, प्राइस टू अर्निंग जिससे कि 31.5 आता है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 284% होने के बाद PEG 0.11 आता है। PEG 1 से नीचे सब कुछ अंडर वैल्यूड बोला जाता है। तो 0.11 तो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया, राइट? ज़्यादातर वैल्यू इन्वेस्टर्स इस ट्रैप में चले जाते हैं। अशोक लेलैंड डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है, डेफिनेटली। अब मैं आपको इसका एक और केस दिखाता हूँ। पिछले 12 क्वार्टर्स में से मैंने सिर्फ एक क्वार्टर को बैड क्वार्टर एज्यूम किया है। पिछले 12 क्वार्टर्स में से सिर्फ एक बैड क्वार्टर को बैड क्वार्टर एज्यूम किया है, वो भी लॉस मेकिंग नहीं किया, प्रॉफिट मेकिंग ही किया है।
वहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट हो जाता है 3,143 करोड़, मार्केट कैप 1,13,000 करोड़ रहता है, प्राइस टू अर्निंग 36 हो जाता है और प्रॉफिट ग्रोथ 29% हो जाता है और पीईजी इसका 1.28 हो जाता है। अब ऐसे स्टॉक्स में क्या होता है, एक बैड क्वार्टर आएगा, इसका बैड क्वार्टर आने से पहले आपको पता है फंडामेंटल्स बाद में आते हैं, स्टॉक पहले करेक्ट होता है। अगर बैड क्वार्टर आना होगा तो स्टॉक 30% करेक्ट हो चुका होगा तब तक। फिर बैड क्वार्टर आएगा, पीईजी रेशो उसका 1.28 हो जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन फिर से 8 से 10% मार्केट करेक्ट होगा। और जो पीईजी के बेसिस पर सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास एग्जिट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो भी 30 से 35% परमानेंट कैपिटल लॉस है जो कि राइट। तो पीईजी प्राइस टू अर्निंग से भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि एक बैड क्वार्टर से प्राइस टू अर्निंग तो आपका बढ़ेगा ही, वो तो जो भी अर्निंग्स कम होंगी या ज़्यादा होंगी 10% 20% से, उससे आपका प्राइस टू अर्निंग बढ़ेगा, लेकिन उसका आपका पीएटी ग्रोथ भी अच्छे लेवल से नीचे गिरेगा, जिसकी वजह से पीईजी शूट अप करेगा। और जितना आप पीईजी और पीई यूज़ करोगे उतना आपको एक चीज़ समझ में आएगी, और वो ये है कि पीई और पीईजी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इज़ अ स्कैम। इट्स अ स्कैम दैट्स बीन प्लेइंग ऑन फॉर वैल्यू इन्वेस्टर्स। एक एग्जांपल मैं दे चुका हूँ क्यों ये स्कैम है, दूसरा एग्जांपल एक और बार दे देता हूँ। किसी भी बिजनेस के 6 सेगमेंट होते हैं या 6 फेजेस होते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्टअप होता है, फिर वहाँ से वो हाइपर ग्रोथ में जाता है, फिर सेल्फ फंडिंग, ऑपरेटिंग लेवरेज, कैपिटल रिटर्न और डिक्लाइन। इन 6 फेजेस में से सिर्फ एक ही ऐसा फेज है जहाँ पर प्राइस टू अर्निंग एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि अर्निंग्स स्टेबल होती हैं, प्रिडिक्टेबल होती हैं, और इसीलिए प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर काम करता है। वरना बिजनेस की पूरी लाइफ में प्राइस टू अर्निंग कभी काम नहीं करता। चूँकि हम इंडियन मार्केट में हैं, ज़्यादातर हमारी कंपनीज इस जोन में हैं, सेल्फ फंडिंग या ऑपरेटिंग लेवरेज। यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग डेफिनेटली काम नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पीईजी काम करता है, बट पीईजी प्राइस टू अर्निंग से भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अशोक लेलैंड से, राइट। दूसरा है बिहेवियर ट्रैप। बिहेवियर ट्रैप में जाने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगा। एक फंड मैनेजर है, हर क्वार्टर, तो मान लो इस देश में 100 फंड्स हैं, सिर्फ 100 ही फंड हैं, या फिर परसेंटाइल में हम बात कर सकते हैं। एक इन्वेस्टर है, उनका परफॉर्मेंस वाइज हर क्वार्टर में परसेंटाइल 32 परसेंटाइल से 47 परसेंटाइल के बीच में होता है, राइट। इट मीन्स इफ देर आर 100 fund managers, he always ranks on the basis of performance, he always ranks between 32 to 47, right. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, quarter 5, quarter 6, 10, 12, 15 साल की एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या लगता है वो किस क्वार्टर में आएंगे और उनका क्या परफॉर्मेंस होगा? ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर सोच के रखो। मैं बिहेवियर ट्रैप आपको पढ़ाता हूँ, फिर हम आएंगे इस क्वेश्चन का, आप मुझे आंसर देना। 32 to 47 मैं लिख के रख देता हूँ यहाँ पर, 32 to 47 परसेंटाइल में ये फंड मैनेजर आते हैं, ठीक है। ये जो आप चार्ट अपने सामने देख रहे हो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक रिटर्न्स है। मतलब पिछले 10 साल में जिस कंपनी ने भी जितना रिटर्न दिया है वो इस चार्ट पर दिखता है। ऑन एक्स एक्सिस आप CAGR देख सकते हो पिछले 10 साल का, ऑन वाई एक्सिस नंबर ऑफ कंपनीज देख सकते हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड ज़्यादातर चीज़ें वर्ल्ड में इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं, जितनी भी रैंडम चीज़ें होती हैं। और इस स्टॉक के रिटर्न्स के ग्राफ ने भी इसको फॉलो किया हुआ है। आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो नंबर ऑफ कंपनीज़ हैं वो 0% से 20% के बीच में है, और ज़्यादातर कंपनीज़ ने 12% या 13% रिटर्न दिया है, जो कि एक निफ्टी का रिटर्न्स भी है, राइट। तो दैट एक्चुअली जस्टिफाइज जितने भी स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही हैं, राइट। नाउ इसी में मैं एक और चार्ट यूज़ करना चाहता हूँ। नाउ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इस देश में मान लो 1 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं और 5000 कंपनीज हैं, 1 करोड़ लोग बिना आँख खोले या आँख बंद किए हुए रैंडमली स्टॉक्स चूज करते हैं, तो 1 करोड़ लोगों का ग्राफ यही होना चाहिए। कुछ लोग मतलब
करीब 5 से 7% लोग -20% से भी ज़्यादा पैसा लूज़ करना चाहिए। 20 से 30% लोग -20 से 0 के बीच में रहना चाहिए। 50 से 60% लोग 0 से 20% के बीच में बनाना चाहिए। फिर 10 से 15% लोग 20 से भी ज़्यादा परसेंट बनाना चाहिए। और करीब 3 से 4% लोग 40% CAGR से भी ज़्यादा रिटर्न्स बनाना चाहिए। अगर वो अपनी आंखें बंद करके भी इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ दो। लेकिन क्या होता है रियलिटी में, अगर सेबी का डेटा देखा जाए तो 80% लोग कभी भी एक भी पैसा नहीं कमाते, मतलब 0% से भी कम उनके रिटर्न्स रहते हैं। यहाँ पर आते हैं 80% लोग। 15% लोग यहाँ पर आते हैं। 3.5% लोग जो 12 से 20% के बीच में रिटर्न बनाते हैं। 1.5% 0 से 6% के बीच में बनाते हैं 3.5% लोग। 6 से 12% रिटर्न बनाते हैं 3.5% लोग। 12 से 20% रिटर्न बनाते हैं 1.5% लोग। और जो 20% से ज़्यादा रिटर्न्स कमाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 0.1% है। मतलब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक रिटर्न्स ये है और अगर जो पैसा इन्वेस्टर्स के द्वारा बनाया जा रहा है वो ये है, इसका मतलब जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है पूरी की पूरी, इनफैक्ट 99.9% वो बिहेवियर ट्रैप में फंसे हुए हैं। यही मतलब है ना। अगर मैं आंख बंद करके भी चूज़ करूं तो मुझे इस तरह के रिटर्न मिलना चाहिए। मतलब मैं ही अगर 100 कंपनीज खरीद रहा हूं तो मेरे पास 3 कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो -20 से कम दे रहा है, 3 से 4 कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो 40% से ज़्यादा दे रहा है, और बाकी की सारी कंपनीज इस जोन में आनी चाहिए जो 12 से 15-20% रिटर्न दे रही है। रियलिटी में क्या है, 80% कंपनीज इस जोन में चली जाती हैं, 0 से नीचे 20% यहाँ आ जाती हैं। सिर्फ या 1 या 2 कंपनी होती हैं जो इस लेवल का हमको CAGR देती हैं। इसका सीधा सीधा इम्प्लीकेशन यही है कि इंडियन इन्वेस्टर्स आर हैविली बाइज्ड, नॉट जस्ट इंडियन इन्वेस्टर्स, एवरीवेयर इन्वेस्टर्स आर हैविली बाइज्ड। ये बिहेवियर ट्रैप में लोग फंस चुके हैं। नाउ हावर्ड मार्क्स जो कि एक बहुत रीनोन वैल्यू इन्वेस्टर हैं, उनके हिसाब से स्टॉक मार्केट एक नेगेटिव माइंडसेट गेम है, ये एक पॉजिटिव माइंडसेट गेम नहीं है। मतलब ये कि हाँ, आप जो चूज़ कर रहे हो, जो अगर आप रिजल्ट्स को अपफ्रंट रखकर इन्वेस्टिंग करते हो तो यू विल ऑलवेज बी अनसक्सेसफुल। क्या मतलब है, इस चीज़ को मैंने इलिस्ट्रेट करने की कोशिश करी है इस पिक्चर से, एंड ये दिस इज समथिंग आई थिंक अबाउट, तो इधर यू विल लाइक इट और यू विल नॉट लाइक इट एट ऑल, राइट। इसका मतलब ये कि हाइपोथेटिकली अगर कोई मार्केट में आता है ये सोचकर कि मुझे लॉस करना है यार, ठीक है, कोई ये सोचकर ही आता है कि मुझे मार्केट में लॉस ही करना है और मुझे 0% से नीचे ही पैसा कमाना है। बाय द वे मैंने इसको सिंपल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 0 से 12%, 12% हमने इसलिए लिया है क्योंकि 12% लॉन्ग टर्म में निफ्टी देता है। 12% से 26%, 26% को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स माना जाता है, और 26% से अबव जो कि हार्ड टू गेट मानते हैं, बहुत कम फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने ये अचीव किया हुआ है, राइट। तो अगर हाइपोथेटिकल केसेस में कोई इन्वेस्टर ये सोच के आता है कि मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनाना है, मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लूज करना है, और उसके बेसिस पर अपनी स्ट्रेटजीज बनाता है, तो ही विल एंड अप बीइंग प्रॉफिटेबल। अगर वो ये सोचकर स्ट्रेटजी बनाता है कि मुझे लॉस ही करना है तो ही विल एंड अप बीइंग प्रॉफिटेबल। उसका मतलब उसका CAGR 0 से 12% के बीच में होगा। अगर कोई ये सोचकर अपनी स्ट्रेटजीज बनाता है कि मुझे सिर्फ प्रॉफिटेबल होना है, राइट, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये मुझे इस जोन में आना है, तो ही विल बीट द निफ्टी। मतलब वो 12% से 26% के आसपास उसका CAGR होगा। अगर कोई ये सोच के आता है कि मुझे अपना गेम को थोड़ा सा अप करना है और मुझे निफ्टी को बीट करना है, मतलब वो इस तरह से स्ट्रेटजीज बनाता है कि निफ्टी या मार्केट इंडेक्स इतना कर रहा है और मुझे इसमें कुछ अपने हैक्स लगाकर मुझे सिर्फ निफ्टी को बीट करना है। अगर वो इस जोन में आना चाहता है
तो वो इस जोन में आएगा, मतलब वो मार्केट में 26% को भी बीट कर देगा। अगर जो लोग स्टॉक मार्केट में ये सोच कर आते हैं कि मुझे 26% से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न चाहिए, तो वो किधर आएगा समझ सकते हो। ये एक नेगेटिव माइंडसेट गेम है। माइंडसेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। निकोलस तालिब, हार्वर्ड मार्क्स एंड जारी कितने ही वैल्यू इन्वेस्टर्स ने इस चीज़ को कंफर्म किया है। मैंने इसको इस पिक्चर में इलस्ट्रेट किया है, बट थॉट प्रोसेस बहुत मिलता जुलता है उनसे। तो एक माइंडसेट का क्या माइंडसेट यहाँ पर होना चाहिए? पहली बात, माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमको पैसा लूज नहीं करना है। या ज़्यादा से ज़्यादा इस माइंडसेट से आते हो कि इंडेक्स 12% रिटर्न देता है, या एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ ईयर, या फिर एट एनी गिवन ईयर इंडेक्स 12 देता है तो मेरा 18 बनना चाहिए। अगर आप इस माइंडसेट से आते हो तो यू विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बी परफॉर्मिंग। अगर आप इस माइंडसेट से आते हो कि ईयर ऑन ईयर मेरा 25% CAGR बनना चाहिए, ईयर ऑन ईयर मेरा 35% बनना चाहिए, 40% बनना चाहिए, तो डेफिनेटली आप उस कैटेगरी में आओगे। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? ये तो हाइपोथेटिकल केस है। कोई आज तक मैंने इंसान नहीं देखा वो बोलता है स्टॉक मार्केट में मैं लॉस करने आया हूँ, राइट? कोई नहीं है। बहुत सारे लोग जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं वो इस बात को सोचकर करते हैं कि मेरा लॉस नहीं होना चाहिए बस, राइट? मैं ऐसे स्टॉक्स खरीदूं जिसमें मुझे लॉस ना हो। मैं लॉस कब नहीं होगा? जब मैं 250 करोड़ की कंपनी 150 करोड़ में खरीदूंगा। जब मैं 17,000 करोड़ की कंपनी को 15,000 या 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पर खरीदूंगा, तभी तो लॉस नहीं होगा। और ज़्यादातर ये लोग मार्केट को बीट करते हैं इन द लॉन्ग रन। मान लो निफ्टी में 50 स्टॉक हैं और आप उन 50 स्टॉक्स में ऐसे 10 स्टॉक्स ढूंढ लो जो अंडर वैल्यूड है। तो निफ्टी के ही अगेंस्ट जो लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, दे परफॉर्म वेरी वेरी वेल। वी आर एडवाइज़र, तो हर बुल मार्केट में हमारे पास लोग आते हैं कि सर हमको तो 40% CAGR चाहिए, हमको तो 50% CAGR चाहिए, वो तो बना रहा है, ये तो बना रहा है, आप क्यों नहीं दे सकते? वो सारे के सारे आपको 2 साल बाद यहाँ मिलते हैं। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और ये जो पूरा वैल्यू इन्वेस्टिंग का गेम है वो माइंडसेट से ही चालू होता है, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक फंड मैनेजर है, उनका परफॉर्मेंस 32% से 47%, मतलब एक क्लास है स्टूडेंट्स की और एक स्टूडेंट है वो हमेशा 32वीं रैंक पर आता है या फिर 47वीं रैंक पर आता है। 32 से 47, कभी 36 आता है, कभी 38 आता है, कभी 40 आता है। उसका जब आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे, 13 ईयर एक्सपीरियंस, 13 ईयर ऑफ फंड मैनेजमेंट परफॉर्मेंस देखोगे, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, या फिर आप बता सकते हो कि किस परसेंटाइल में आएंगे? आपके पास कोई गैस है? एकदम मतलब एकदम भी वर्स्ट इन्वेस्टर नहीं, एकदम भी अच्छा भी नहीं है। तो आप बोल रहे हो कि 32% से 47% है, तो उसका जो रिटर्न्स भी होगा 32 से 47 के बीच में ही होगा, 35 होगा, 36 होगा, 38 होगा, राइट? ये सब आप भी सही मानते हो? आप क्यों कुछ कहोगे? कम हो सकता है, कम क्या है? मतलब 30 30% हो सकता है, 28% हो सकता है, आप ये बोल रहे हो? ये जो फंड मैनेजर की मैं बात कर रहा हूँ, ये रियल फंड मैनेजर हैं। इनका CAG, इनका जो परसेंटाइल परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर 32 से 47 परसेंटाइल के अंदर था। जब इनका 13 ईयर का परफॉर्मेंस देखा गया, सो ही वाज अंडर टॉप 4 परसेंटाइल। आउट ऑफ 100 पीपल ही वाज टॉप 4। ही नेवर केम अंडर टॉप 25 ऑल्सो एवर। बट 13 साल का जब क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस देखा गया, ही वाज टॉप 4। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि व्हेन पीपल स्क्रू अप, they screw up really bad. What this guy is looking for? This guy is looking for consistency. He is not looking कि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं बनाना है और मुझे ज़्यादा पैसा खोना नहीं है। वो इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या सिखाया यहाँ पर? यहाँ वाले लोग क्या सोच रहे हैं? यहाँ वाले ये सोच रहे हैं कि मुझे पैसा ज़्यादा नहीं बनाना है, लेकिन मुझे पैसा लूज़ नहीं करना है। क्या माइंडसेट है उन लोगों का यहाँ पर? यही माइंडसेट है ना, मुझे लूज़ नहीं करना है। क्या ये लोग कभी भी टॉप में आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि हर क्वार्टर में आप देखोगे कोई ना कोई फंड मैनेजर होगा जिसने, हर ईयर की बात कर लो, कोई ना कोई फंड मैनेजर होगा जिसने 25% दिया होगा, फिर कोई और फंड मैनेजर होगा दूसरे साल जिसने 35% दिया होगा, किसी और साल कोई बुल ईयर होगा किसी ने 60% भी दिया होगा। एक ऐसा फंड मैनेजर जो 20% दे रहा है कंसिस्टेंटली, वो कभी टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 में भी नहीं होगा। लेकिन जब आप
20 साल बाद या 15 साल बाद रिटर्न्स देखोगे तो जो कंसिस्टेंट है या फिर जो कंसिस्टेंटली इस क्वार्टर में आ रहा है या इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ही विल बी अंडर टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 फंड मैनेजर, क्योंकि कंसिस्टेंसी विंस द गेम। और जो 60%, 70%, 40% वाला होगा तो आप कभी ना कभी किसी क्वार्टर में उनको -25% पर भी देख लोगे। तो ये जो रियल एग्जांपल है, ये टॉप 4% में, और ये यहाँ पर 32 to 47 परसेंटाइल इनका परफॉर्मेंस था। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है विद द राइट माइंडसेट, द राइट माइंडसेट ऑफ कंसिस्टेंसी, द राइट माइंडसेट ऑफ कि मुझे पैसा लूज नहीं करना है, पैसा बनेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। एंड जब आप ऐसा करोगे तो एक नेचुरल थॉट आता है कि स्टॉक मार्केट में मैं आया क्यों, पैसा कमाने आया हूँ, राइट? तो मैं एक्शन इस तरह से क्यों ले रहा हूँ कि मुझे पैसा लूज़ नहीं करना है। मुझे पैसा लूज़ नहीं करना होगा तो मैं एफडी में डाल दूंगा ना। मैं यहाँ पर ऐसे एक्शन क्यों ले रहा हूँ कि पैसा लूज़ नहीं करना है, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आया हूँ ना। लेकिन स्टॉक मार्केट में इसी तरह से काम चलता है, क्यों? क्योंकि ये एक नेगेटिव माइंडसेट गेम है। और जब तक आप इस तरह से सोचते रहोगे, अगर आपको ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस की भी बात करनी है तो आप ये सोचो कि आने वाले 1 साल में मुझे लूज़ नहीं करना है पैसा, आने वाले साल में लूज़ नहीं करना है, आने वाले साल में लूज़ नहीं, आप यू विल all at a long frame of time you will beat them all। यही मार्केट का सीक्रेट है परफॉर्मेंस का। और तीसरा है डेटा एनालिसिस ट्रैप। अच्छा, मेरे पास एक और एग्जांपल है। 2 कंपनीज हैं और इनका आरओसी डेटा मेरे सामने है, 15%, 13%, 17%, 18%, 17%, 18%। मतलब ये कि अगर इसका चार्ट मैं बनाऊं तो 13%, 17%, 18%, 17%, 18%, ये चार्ट है आरओसी का। समझ में आ रहा है? एक और कंपनी बी है, इसका आरओसी 18, 20, 16, 13, 14, 13, मतलब 18%, 20%, 16%, 13%, 14%, 13%। क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? बी वाले। आप बी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? ए वाले। आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? ए, बी, ओके। आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? ओके, ऐसा क्यों? नीचे जाने वाली चीज़ ऊपर रहेगी। अच्छा, आपका आंसर? पी रेशो जो इंडिकेट कर रहा था कि वो जब कम रहता है तब ये वैल्यू ज़्यादा है। राइट, ओके। ज़्यादातर हम जब डेटा को समझते हैं या ज़्यादातर डेटा एनालिस्ट हमसे बात करते हैं किसी भी डेटा को लेकर, तो वो ये बोलते हैं कि यार हमने सो एंड सो स्ट्रेटजी बनाई है, एंड ये स्ट्रेटजी है आरओसी के बेसिस पर। तो हमने क्या किया, 100 कंपनीज़ को हमने एनालाइज करा, ऐसी 100 कंपनीज़ जिन्होंने सबसे अच्छा CAGR दिया है, 25% CAGR दिया है पिछले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। और इनमें हमने 10 चीज़ें कॉमन पाई हमने कि उनका सबका आरओसी मोर देन 15% था, फिर उनका PY रेशो ये था, फिर उनका वो था, फिर इनका ऐसा था, राइट? मुझे लगता है इस डेटा को एनालिसिस करने का ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि जो आप देख रहे हो ये बैक टेस्टिंग में देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये पास्ट का डेटा देख रहे हो, राइट? जब तक कोई कंपनी 18% अगर उनका आरओसी है तो इसका मतलब वो स्टॉक्स ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न दे चुका है। अगर ये 18, 17, 18 है तो इसका मतलब अगर हम आरओसी साइकिल की बात करें तो किसी कंपनी की अगर आरओसी साइकिल ये है तो एक कहावत है, ट्रीज डोंट ग्रो टू स्काई, तो ट्रीज हैव टू लिव ऑन अर्थ। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या फिर आरओसी भी हम बात कर सकते हैं, ऑलरेडी एक टॉप बना रहा है, तो यहाँ से एक बहुत कम हेडरूम रह जाता है कि स्टॉक में रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी का आरओसी 4-5 साल से 6 साल से इस तरह से सर्वाइवेबिलिटी पर बेस्ड है या फिर बॉटम बना रहा है, तो एक अच्छे चांसेस बनते हैं
कि वो यहाँ से टर्न अराउंड होगा और फिर से यहाँ पर 18 और 20% CAGR होगा और ये कंपनीज आपको अच्छा रिटर्न्स देगी। तो ROCE की साइकिल को ट्रैक करना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है रादर देन लुकिंग एट द करंट ROCE। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हमको हाई ROCE, हाई क्वालिटी कंपनीज ढूंढने की बजाय वो अंडर वैल्यूड कंपनी जो हाई ROCE कंपनी बन सकती है उन पर फोकस करना है। प्रेजेंट डेटा की बहुत कम वैल्यू है। मतलब बात यह है कि मार्केट डज नॉट रिवॉर्ड ग्रेट फंडामेंटल्स। मार्केट रेयरली रिवॉर्ड ग्रेट फंडामेंटल। कोई ऐसी कंपनी होगी 25% ROCE दिखा रहा है बट उस कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा। हो सकता है एक कंपाउंडर बन जाए 15% 18% का। मार्केट जनरली रिवॉर्ड्स ग्रेट चेंज इन फंडामेंटल्स। मतलब ये ऐसी कंपनीज जो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग है, ऐसी कंपनीज जो लो ROCE से हायर ROCE हैं, ऐसी कंपनीज जो लो प्राइस टू बुक से हायर प्राइस टू बुक की तरफ जा सकती हैं, वो तो वैल्यूएशन पैरामीटर हो गया। बट ऐसी कंपनीज जो लोअर OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तरफ से जा सकती हैं। तो मार्केट डज नॉट रिवॉर्ड ग्रेट फंडामेंटल्स, मार्केट रिवॉर्ड्स ग्रेट चेंज इन फंडामेंटल्स। तो ये एक डेटा एनालिसिस ट्रैप है। तो जब भी आप डेटा एनालाइज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं उस तरह के बायसेस में नहीं जाना है कि कंपनी का अगर ROCE 20% से कम होगा तो मैं नहीं खरीदूंगा। कंपनीज का बहुत सारे लोग एनालाइज करने के लिए, क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। बट हमें इसको इस तरह से देखना है कि अगर आज की डेट में डेटा कम शो कर रहा है या फिर कोई पैरामीटर है जो कहीं ना कहीं कम है, लेकिन अगर फ्यूचर में अच्छा हो सकता है, राइट? अगर कोई कंपनी है 15% अर्निंग का एस्टीमेट देती है, अर्निंग ग्रोथ का, और उसमें 15% आ भी जाता है, तो मार्केट डज नॉट रिवॉर्ड इट, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी वो प्राइस्ड इन हो चुका होता है जब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन कंपनी ने गाइडेंस दी है 5% की और वहाँ से 15% आता है तो उस स्टॉक में उछाल देखने को मिलता है। तो मार्केट डजंट रिवॉर्ड ग्रेट फंडामेंटल्स, मार्केट रिवॉर्ड्स ग्रेट चेंज इन फंडामेंटल्स। तो ये 3 ट्रैप हैं, अगर आप इनको यू कैन ओवरकम देन डेफिनेटली द वैल्यू इन्वेस्टिंग मेक्स सेंस। अगर तीनों ट्रैप से अगर आप अपने आप को फ्री कर लेते हो तो वैल्यू इन्वेस्टिंग इज़ एक्चुअली दैट इजी कि हम जो 10 रुपये का टमाटर खरीदने वाली बात कर रहे हैं, जो 70 रुपये का टमाटर 10 रुपये में एक्चुअली खरीदा जा सकता है, और जब आप खरीदते हो उसी टाइम पर आपको रियलाइज प्रॉफिट हो जाता है, राइट? सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज। सर, जो डेटा एनालिस्ट में आपने बोला कि अगर चार्ट फॉर एग्जांपल 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 60 70 है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना रॉन्ग है, बट वो राइट है एक तरह से, बिकॉज वो अगर 20 से 80 गए हैं तो वो चांसेस है कि हाई चांसेस है कि वो डाउन आएगा, बट वो उसका एक कोई बेंचमार्क होगा कि इससे नीचे अगर गया तो वो शायद से लॉस मेकिंग कंपनी हो सकती है। राइट। इसमें आपको एक हिस्टोरिकली जब आप डेटा को एनालाइज करोगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब ये कि अगर मैं सर्विस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर उसका ROCE 18% है, तो ये जो डेटा इन साइलो है ये मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। जब मैं उसका हिस्टोरिकल ROCE देखता हूँ या हिस्टोरिकल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखता हूँ तो मैं देखूंगा कि 40%, 50%, 60%। जब मैं इंडस्ट्री में भी देखूंगा तो दूसरे प्लेयर्स का 60%, 66%, 70% इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे दिख सकता है, राइट? तो हिस्टोरिकल जब आप वैल्यूज़ देखते हो और उनके बेसिस पर आप टॉप्स एंड बॉटम्स बनाते हो, दैट इज़ मोर एक्यूरेट। लेकिन यही अगर मैं प्रोडक्ट कंपनी में जाऊंगा तो 12%, 14%, 15%। तो ये एक कॉमन सेंस है, कोई भी कंपनी के अपने खुद के एक्सपेंसेस हैं, और 15% OPM मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की अगर मैं बात करूं तो 15% से ऊपर इट कैन बी अचीव्ड बट इट कैन नॉट बी सस्टेन्ड, राइट? तो वहाँ पर आपको डिसाइड कर लेना है कि अगर मैं अभी जो अशोक लेलैंड का मैंने एग्जांपल लिया, अगर आप उसके फंडामेंटल्स पे जाओगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में वही चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि 14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ऑलरेडी अचीव्ड, राइट?
अभी यहाँ से 14 को अचीव भी करते जाएंगे, 15 भी करेंगे, 16 भी करेंगे, तो हो सकता है वो एक कंपाउंडर बन जाए, यहाँ से 12% 14% का स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स वो देते रहें। लेकिन जो बात है ग्रेट चेंज इन फंडामेंटल्स, उसका स्कोप बहुत कम है। तो मेरा ये सवाल है कि आपने बताया कि इंडियन मार्केट थोड़ा इमर्जिंग मार्केट है, तो इसमें ये सब मेट्रिक्स इतना काम नहीं करता जितना बाहर के देश में करता है। तो ऐसे क्या पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया इमर्जिंग मार्केट से आगे बढ़ जाएगा? वेल ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे इंडिया अभी 4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, कभी वो बोल रहे हैं कि अभी 10 भी करना है उनको, 15 भी करना है, 20 भी करना है, तो शायद उस टाइम पर हम डेवलप्ड मार्केट में आ जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल कंपनीज हैं उनके अगर आप मार्केट कैप को बात करोगे, इस देश में 90% कंपनीज़ के मार्केट कैप्स अगर वर्ल्ड स्टैंडर्ड से देखा जाए तो वो स्मॉल कैप ही है, और स्मॉल कैप में अर्निंग वॉलेटिलिटी रहेगी। जब भी आप डेवलप्ड कंट्री होगे उस टाइम भी, डेवलप्ड इकोनॉमी होगे उस टाइम पर भी, जो रिटेल बेस्ड कंपनीज़ हैं वहीं पर ये पीई और पीएजी चलने वाला है। पीयू पीएजी कभी भी रिटेल को छोड़कर कोई भी कंपनी हो उसमें नहीं चलेगा। ज़्यादातर 90% कंपनीज सिक्लिकलिटी को फॉलो करती हैं और इसीलिए अर्निंग्स वॉलेटाइल होती है। तो फिर वहाँ का मार्केट अपने को एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा, जैसे जब 12-15% सस्टेन कर लिया उसके ऊपर तो दे नहीं। किस कंपनीज में? अब जैसे जो कंपनीज इमर्जिंग मार्केट में नहीं, मतलब यूएस ट्रेडिंग कंपनीज अगर हो सकती तो, कि आपने बताया कि वो एक बार पॉइंट को टच कर दिए उसके ऊपर तो नहीं जाएगा वो, ऐसा नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा। ट्रीज डोंट रीच टू स्काई वाला जो थियरी था, राइट। इंडिया इज एन इमर्जिंग मार्केट, बाहर के देश में स्टेबिलिटी आ चुकी है तो उसमें मल्टीबैगर बनने के चांसेस कम है, राइट? देखो, अगर आप उसको 5-10 साल के टाइम फ्रेम में देखोगे तो इट विल नॉट मेक सेंस टू यू, क्योंकि जो कंट्रीज़ की साइकिल होती है वो बहुत लंबी होती है। कंट्रीज़ 200-200 साल तक ग्रो करती हैं, राइट? जैसे यूएसए में अभी लोग बोल रहे हैं ऑलरेडी डेवलप्ड है बट फिर भी मल्टीबैगर्स बनते हैं, राइट? तो क्योंकि वो ऑलरेडी, अब जैसे कि मार्केट है, ये इनका साइकिल है, अब ये साइकिल 200 साल पुराना है, 200 साल लंबा है। अब यूएस यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, किसी को नहीं पता ना। अब जाने कितने ही मल्टीबैगर बनेंगे इस साइकिल में। एक स्टॉक होगा जो $100 से $100 से $5000 भी जा सकता है। तो वो उस साइकिल को ट्रैक करने की बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको इस तरह से देखो कि जापान एक टाइम के बाद 20 से 30 साल तक मार्केट ने पैसा नहीं बनाया। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ऑलरेडी डाउन साइकिल में जा चुकी हैं, वहाँ भी कुछ कंपनीज़ का बनेगा। ओवरऑल कंपनीज़ की मैं बात करूँ तो उतना ज़्यादा नहीं बना है। पर इसे ऐसा ट्रैक कर सकते हैं शायद से कि अगर वो कंपनी कितनी ग्रो है और उसमें कितने लोगों की परचेसिंग पावर ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा, जैसा कि आपने बोला $1 से फॉर एग्जांपल $1000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट। आप मोट की बात कर रहे हो, मोट्स की बात कर रहे हो आप, परचेसिंग पावर, राइट? आप अच्छा, आप प्राइसिंग पावर, सॉरी मुझे लगा प्राइसिंग पावर की बात कर रहे हो आप कंट्री के सिटीजन्स की परचेसिंग पावर की बात कर रहे हो। मैंने कहा ना, ये परचेसिंग पावर भी अगर 100 साल की साइकिल है तो 5 साल के लिए इन्फ्लेशन राइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 साल के लिए रिसेशन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप ओवरऑल साइकिल देखोगे तो उसमें ये चीज़ जो होगी बहुत माइन्यूट होगी, राइट? और उसके बेसिस पर आप आने वाले 25 साल को जज नहीं कर सकते। वो तो जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो जाएंगी, जैसे ईस्टर्न यूरोपियन के बारे में बोला, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ आर गोइंग थ्रू डाउन साइकिल, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्टर्न यूरोपियन के स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। कुछ कंपनीज़ वहाँ भी ग्रो करेंगी, जो टाइम के साथ नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ जाएगा, नई नई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो वहाँ भी ग्रो ही करेगा, राइट? बट इट्स नॉट अबाउट कंट्री साइकिल, इट इज़ अबाउट द बिजनेस जो आप कर रहे हो, जो आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। सर, अभी इससे हमें ये तो पता चल गया कि कौन से ट्रैप्स से बचना है, हमें क्या क्या नहीं देखना है, पी नहीं देखना है, पीजी नहीं देखना है। पर अभी मैं अगर वैल्यू करना चाहता हूँ या वैसे कंपनीज़ को देखना चाहता हूँ कि कौन से कंपनीज़ को मैं कम प्राइस में, अच्छी कंपनीज़ को कम प्राइस में ख़रीद सकूँ या बाय कर सकूँ, तो अभी मुझे क्या चीज़ करनी पड़ेगी? मैं कौन से फैक्टर्स को देखूँ या
कौन से डेटा को देखूं जिससे मैं अभी वो वैल्यू स्टॉक ले पाऊँ? ओके, अ वैल्यू इन्वेस्टर कॉल्ड क्रिस्टोफर ब्राउन, उन्होंने एक बहुत ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला दिया और ही ऑल्सो सेज कि प्राइस टू अर्निंग नेवर वर्क्स। उन्होंने एक जो फॉर्मूला दिया वो प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू कैश फ्लो के बेसिस पर दिया। मतलब ये, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझाऊँ, अगर आपका करंट प्राइस टू बुक, करंट प्राइस टू सेल्स और करंट प्राइस टू कैश फ्लो पिछले 5 साल के प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू कैश फ्लो, जो कि आपको किसी भी वेबसाइट पर मिल जाएगा, उससे कम है तो आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ये तीनों अभी भी चलते हैं क्योंकि ये इतना वॉलेटाइल नहीं है। बुक वैल्यू जैसे कि बात करें, अगर कुछ कंपनीज छोड़ दी जाएं फाइनेंस सेगमेंट में तो बुक वैल्यू बिल्कुल भी वॉलेटाइल नहीं है। सेल्स की बात अगर हम करें, अर्निंग्स जितना वॉलेटाइल नहीं है, लेकिन इससे साइकिल समझ में आ जाता है, अगर सेल्स बढ़ रहा है या सेल्स घट रहा है, लेकिन उतना वॉलेटाइल नहीं है जितना अर्निंग्स है। अर्निंग्स एक बैड क्वार्टर में, मैंने आपको बोला, एक बैड क्वार्टर में 30% का डी ग्रोथ दे सकता है, लेकिन सेल्स ग्रोथ अगर 5% सेल्स गिरा है तो 5% का देगा, राइट। एंड तीसरा है P डिवाइड बाई OCF। ओके सर, अगर ये फॉर्मूला है ऑलरेडी और सबको पता है, अगर आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और भी 4 लोग बैठे हैं, वो लोग भी यही कर रहे हैं, तो सबके पास वो 10 या 20 स्टॉक्स ही आएंगे या 50 स्टॉक्स आएंगे, 100 स्टॉक्स आएंगे। तो सब लोग अगर फिर उसी में ही सब लोग वैल्यू इन्वेस्टर और सब लोग उसी को ही खरीद रहे हैं, तो वो तो अचानक से ऐसा शूट अप करेगा और वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। या स्टॉक मार्केट में 95% लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग करना ही नहीं चाहते, ये इशू है। ये क्वेश्चन बिल गेट्स ने वॉरेन बफे को पूछा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इतना ही सिंपल है और इतना पैसा बनता है तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता। तो वॉरेन बफे ने यही बोला कि सबको कल ही अमीर बनना है, 6 महीने में अमीर बनना है, 1 साल में अमीर बनना है। और यहाँ पे लगता है टाइम 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, राइट। तो कोई करना ही नहीं चाहता, और करना भी चाहता है तो उनको, मैंने बताया ना, नॉलेज ट्रैप, वो समझते हैं कि वे वैल्यू इन्वेस्टर हैं, बट वो वही गलतियां करते आ रहे हैं जो कि इजीली मैनिपुलेटेबल है। उनको कुछ पकड़ा दिया प्राइस टू अर्निंग, अभी वो प्राइस टू अर्निंग ही घुमाते रहेंगे पूरे साल भर, ज़िंदगी भर, 20 साल तक, और उनको समझ में नहीं आएगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से वो तो अच्छे टाइम पर वैल्यूएशन पकड़ा उन्होंने, अभी फिर भी स्टॉक नीचे गिर गया और प्राइस टू अर्निंग भी 150 बढ़ गया। अब एग्जिट करने का अलावा कोई चारा नहीं है, राइट। अगर सही पैरामीटर यूज़ करेंगे, नॉलेज ट्रैप से अगर निकलेंगे, तो आपका जो सक्सेस रेट है एक अच्छा उछाल देखेगा, आई वुड से। तो सर, अगर मेरे को स्टॉक्स में नहीं करना है, मेरे को ऐसे म्यूचुअल फंड्स करने हैं जो वैल्यू पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ कैसे देख सकते हैं कि वो जो म्यूचुअल फंड है या जितने भी म्यूचुअल फंड है, कौन सा इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, कि इनमें से कौन सा वैल्यू फॉलो कर रहा है या ग्रोथ फॉलो कर रहा है, तो वो कैसे जान सकते हैं हम लोग? पहले तो सेबी ने मैंडेटेड करके रखा हुआ है कि जो भी वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड हैं उनको अपने नाम में वैल्यू लिखना पड़ेगा, जो ग्रोथ बेस्ड हैं ग्रोथ करना पड़ेगा। फिर भी आप कभी भी जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उनका फैक्ट शीट देख सकते हो आप। एक फैक्ट शीट होता है, उसमें वो अपने फंड के वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि निफ्टी का प्राइस टू बुक है आज की डेट में लेट्स से 3.5, और आप जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आपका फंड जो जिनमें इन्वेस्ट कर रहा है उनका है 1.5, तो आपको पता है आपकी कंपनीज़ जो आपके फंड में हैं वो अंडर वैल्यूड साइड है। तो ये फैक्ट शीट आपको काम आता है। आप किसी और भी पोर्टफोलियोज़ में करते हो या पीएमएस में करते हो, कहीं भी करते हो, तो ये फैक्ट शीट आप ले सकते हो उनके फंड मैनेजर्स से। वैल्यू इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी सेम होते हैं, गोल्ड या कमोडिटी में? गोल्ड या कमोडिटी का कोई अंडरलाइंड वैल्यू नहीं होता, राइट। गोल्ड को एक गॉडली मेटल कहा गया है क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है और उसके बेसिस पर वो बढ़ता है। कमोडिटी में भी ऐसा ही होता है, सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर वो लोग बढ़ते हैं। उनको जज करने का तरीका, उनको वैल्यू करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। वैल्यू इन्वेस्टिंग को करने के लिए आपके पीछे एक अंडरलाइंड एसेट होना चाहिए। एसेट और अर्निंग्स, कंपनीज अर्निंग्स पैदा करती हैं। जब भी वो स्टफ बेचती हैं उसमें से नेट प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट से वो एसेट्स खरीदती हैं, उन एसेट्स की कोई वैल्यू होती है।
इसलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग उसमें चलता है, राइट। तो एक अंडरलाइंड एसेट का होना बहुत ज़रूरी है वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए। एक और सवाल है मेरा ये, अभी जो फ़िलहाल मार्केट में काइंड ऑफ फैड है कि एआई स्टॉक्स विल गो अप, तो मेरे हिसाब से दो टाइप के मार्केट्स होते हैं। एक तो सिर्फ जो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक ग्रोथ स्टॉक्स में जो ट्रेंड को फॉलो करके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो और जो माइंडसेट वाली हमने डिस्कस की, तो उस हिसाब से मेरा ज़्यादा पैसा ग्रोथ स्टॉक्स में बनना चाहिए वैल्यू स्टॉक्स में? शॉर्ट टर्म में आपका पैसा कहीं भी बन सकता है, मोमेंटम में भी बन सकता है, ग्रोथ में भी बन सकता है, राइट। लेकिन जब तक आपके पोर्टफोलियो में मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है तब तक आपका पैसा शॉर्ट टर्म में बन सकता है, लॉन्ग टर्म में वो एक गलत स्ट्रेटजी साबित होगी। जैसे अगर एआई की बात करें तो ऐसी कंपनीज़ जो एआई में आई हैं उनके जो वैल्यूएशन है वो एक्सिबरेंट लेवल है, वो 350 बिलियन 450 बिलियन, कोई भी कंपनी अपने नाम के आगे एआई लगा देती है, उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। अभी तक तो यही हो रहा था, अभी तो थोड़ा करेक्शन चल रहा है। तो उस चीज़ में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से अभी फ़िलहाल में अभी आप एडवाइज़र हैं, तो एआई क्या अगला .com बबल जैसा आ सकता है कुछ ऐसा? मैं एआई में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इतना बोल सकता हूँ बस। अगर बबल आएगा भी तो उससे पहले कम से कम स्टॉक्स को 10-10 गुना होना पड़ेगा तब बबल आएगा, क्योंकि अभी तो ऐसे कुछ हुआ नहीं है। बट एआई में कौन सी एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन से सिर्फ नाम में एआई है, वो ज़रूर डेफिनेटली आपको निकालना पड़ेगा। एंड या कभी ये भी मतलब पॉसिबिलिटी ऐसा बनता है कि जो स्टॉक में एंट्री मारे तभी वो टाइम पे एंट्री मारने से पॉसिबल है कि 10%, 15%, 20% करेक्शन हो, तो इसमें मतलब वो लॉस का फियर, मतलब वो होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं हो, तो वो टाइम पे एग्ज़िट करने के बाद जो 15% या 20% ये किया है, करेक्शन दिया है, उसके बाद वो जहाँ पे एंट्री मारा था वहाँ पे आ गया और उसके बाद फिर 10-15% का रिटर्न दोबारा दिया उसने। तो ये कैसे अवॉइड करे ये सिनेरियो को, मतलब वो रीड कैसे करे या ऐसे इंस्टेंसेस को हम अवॉइड कैसे करें ताकि वो लॉस ना बेयर करें? बेसिकली आप बोल रहे हो आप स्टॉक खरीदते हो तो ही गिर जाता है और आप बेचते हो वैसे ही भाग जाता है। तो इसी के लिए तो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, हमेशा ये होगा। देखो, तो देयर आर बेसिकली 3 साइकिल्स, ठीक है। ये होता है इकोनॉमिक साइकिल, जो अगर ऊपर जा रही है तो जा ही रही है, जैसे इंडिया की इकोनॉमिक साइकिल है, ये ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है। दूसरा होता है बिजनेस साइकिल, जिस तरह से कंट्रीज़ गो थ्रू अप साइकिल एंड डाउन साइकिल, उसी तरह से बिजनेस भी अप साइकिल और डाउन साइकिल में जाते हैं। तो मान लो 5 साल इसकी अप साइकिल चली, फिर 5 साल इसकी डाउन साइकिल चलेगा, फिर 5 साल इसका अप साइकिल चलेगा, और तीसरा होता है सेंटिमेंटल साइकिल। मान लो सेम P&L रहते हुए, सेम बैलेंस शीट रहते हुए भी स्टॉक 30% अप, 30% डाउन, 40% अप, 40% डाउन करता रहता है। अगर आप इन तीनों साइकिल को जोड़ देते हो तो आपका आ जाता है स्टॉक प्राइस। ऐसा ही दिखता है स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस को जब आप रिवर्स इंजीनियर करते हो तो आपको इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल और सेंटिमेंटल साइकिल ही मिलने वाली है, राइट। तो आप क्या करते हो, अब आप ये अगर ये देखोगे, अगर आप अब इकोनॉमिक साइकिल तो जो कर रही है वो कर रही है, 100 साल तक करने वाली है, हम तो 100 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिजनेस साइकिल जब टॉप पर है और सेंटिमेंटल साइकिल जब टॉप पर है वहाँ खरीदते हैं, और इसीलिए बिल्कुल टॉप पे खरीदते हैं वो। इसीलिए 3 से 4 साल तक, 5 साल तक कोई पैसा उनका नहीं बनता है। वो जैसे ही खरीदते हैं गिर जाता है। मतलब बिजनेस तो ऑलरेडी अच्छा कर रहा था पिछले 4 साल से, राइट, तब तो आपने नहीं खरीदा। अब आपको एकदम से कोई न्यूज़ आई कि इस कंपनी को 4,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिल गए, राइट। ऑलरेडी बिजनेस अच्छा कर रहा है, स्टॉक प्राइस ऑलरेडी 6 गुना हो चुका है, तो आप बिजनेस के भी टॉप पे खरीद रहे हो, सेंटिमेंटल के भी टॉप पे खरीद रहे हो, और इसीलिए आप यहाँ खरीद रहे हो, यहाँ, ठीक है। अब एक और ऑप्शन आता है। अच्छा, कभी भी स्टॉक स्ट्रेट लाइन में नहीं गिरता है, स्टॉक गिरेगा, फिर थोड़ा सा करेक्शन ऊपर की तरफ दिखाएगा, रिवाइवल दिखाएगा और फिर गिरेगा। वो ऐसा क्यों होता है? अब मान लो कि बिजनेस जो है इसका डाउन साइकिल में जाना चालू हो गया, राइट। जो भी ROCE OPM की हमने बात करी वो उसका ऑलरेडी टॉप हिट हो चुका है, और वहाँ से मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेंसीज की वजह से या गवर्नमेंट टैक्सेशन की वजह से, रेगुलेशंस की वजह से, एंटी डंपिंग ड्यूटी की वजह से, या कंपटीशन की वजह से ही, सप्लाई डिमांड की वजह से बिजनेस
थोड़ा सा इसका डाउन साइकिल चालू हो गया और सेंटिमेंटल साइकिल भी थोड़ा सा हिट हो गया, तो स्टॉक करेक्ट होता है 25 से 30%। आपको लगता है आप यहाँ पे खरीद के बहुत स्मार्ट वाला काम कर रहे हो, आपको लगता है यहाँ पर मार्केट अंडर वैल्यूड हो गया, 6 गुना रिटर्न्स देने के बाद अगर स्टॉक 30% करेक्ट होता है, ज़्यादातर इन्वेस्टर वहाँ पर बाय कर लेते हैं। ज़्यादातर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो जो आई वुड से स्टूपिड पीपल बाय करते हैं। लेकिन अगर वो 30% करेक्शन हो जाता है तो हर इंसान को यही लगता है कि यहाँ पर ये अंडर वैल्यूड हो गया और यहाँ से फिर दोबारा से ऊपर भागेगा और फिर वहाँ से ऊपर जाके ये नीचे आ जाता है और फिर यहाँ से आपका फिर से 50% से 60% नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सेंटिमेंटल साइकिल के बेसिस पे बाय कर रहे हो, बिजनेस साइकिल तो अभी उसकी ख़राब होना चालू ही हुई है और इसीलिए वो 4 साल अभी आपको और ख़राब रिटर्न्स देने वाला है और फिर 4 साल बाद आप यहाँ पर एग्जिट कर दोगे या यहाँ पर एग्जिट कर दोगे और फिर वो यहाँ पर धीरे से फिर ऐसे करेगा। हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कमोडिटीज़ तो कमोडिटीज़ की बात कर और रहे हैं। स्टॉक में भी फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक है तो उसको भी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक था 1000 रुपीज़ का, अगर वो हो गया 2000 तो वो 3000 जाएगा नहीं जाएगा, वो कैसे आइडेंटिफाई? हम लोग जहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू में हम बात करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं ये लेवल्स, हमारा काम ही यही है। ये है हमारा, जैसे आपने सुना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में, राइट? हम लोग कैलकुलेट करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज़ आवर प्रोप्राइटरी ट्रैक, वो हम फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है। मैंने आपको जो क्रिस्टोफर ब्राउन वाला फॉर्मूला समझाया वो भी इक्वली इफेक्टिव है। उसमें सिर्फ आप ये नहीं करते हो कि आप ये लेवल्स तैयार नहीं करते हो, आप ये देख लेते हो कि हाँ भाई यहाँ के ऊपर मार्केट ओवर वैल्यूड है, अब मुझे आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। यहाँ के नीचे मार्केट अंडर वैल्यूड है, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, राइट? टॉप और बॉटम का एक्यूरेट फॉर्मूला कोई भी नहीं है 100%। हमने भी जो फॉर्मूला बनाया हुआ है, समटाइम्स इट्स 60% एक्यूरेसी, समटाइम्स इट्स 80% एक्यूरेसी, बट 100% तो कुछ भी नहीं है टॉप और बॉटम के लिए। लेकिन क्रिस्टोफर ब्राउन के फॉर्मूले से आप अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन पता कर सकते हो। आपको ये पता है कि यहाँ से यार हेडरूम ज़्यादा नहीं है और यहाँ से बॉटम का रूम उतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं करेगा, तो उस चीज़ से आप पता कर सकते हो। सो एवरीवन हु इज़ वॉचिंग ऑन द यूट्यूब, दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, वाई वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्क्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैल्यू इन्वेस्टिंग में जाने से पहले। अगर ये ओवरव्यू आपके लिए मेक सेंस करता है तो आप कमेंट्स में जाके पार्ट 2 लिखो। इफ़ वी गेट इनफ पार्ट 2s देन वी विल डेफिनेटली गो इनटू द स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने ये 3 साइकिल समझाई, इनको डिटेल में समझेंगे और क्या पैरामीटर्स हैं जिनको यूज़ करके हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं वो समझेंगे, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में, उसके लिए हम एक पार्ट 2 अलग से बना सकते हैं। सो इफ़ दिस मेक्स सेंस, कमेंट पार्ट 2 and I'll see you in the next video. Thank you.